watching the News Hour at 9. और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं केरला के गवर्नर साहब आरिफ मोहम्मद खान साहब। प्रणाम, नमस्कार, आदाब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन फ्रैंकली स्पीकिंग। खान साहब, इस वक्त देश में दो ही मुद्दे चल रहे हैं। एक मुद्दा चल रहा है कश्मीर फाइल्स का और दूसरा हिजाब का। तो पहले मैं कश्मीर फाइल से शुरू करूंगी क्योंकि मुझे आपका पुराना वक्त भी याद आ गया जब आप राजीव गांधी जी के साथ हुआ करते थे। और आज इस बात पर बहुत बहस छिड़ी हुई है कि उस जमाने में क्या हुआ। केरला कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था और कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित्स और हिंदूज का नरसंहार हुआ था उस पर उनका कहना है कि कश्मीरी हिंदू या पंडित कम मरे थे और 15,000 से ज्यादा मुसलमान मरे थे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक स्कॉलर होने के तौर पर और उस वक्त राजनीति में होने के तौर पर, क्या ये सही बयान है? और अगर सही था तो फिर केरला कांग्रेस ने डिलीट क्यों कर दिया? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बहुत दफ़ा ये बात कही है कि लाशों की गिनती करना अपने आप में बड़ा अमानवीय काम है। एक मासूम इंसान अगर मरता है तो वो अपने आप में त्रासदी है, ट्रेजेडी है। और ये गिनती करना कि किस वर्ग से कितने मरे, ये तो घृणित है और मेरी समझ से भर्त्सना करने की योग्य बात है। मैं इस विषय पे न सिर्फ बोला हूँ बल्कि मैंने पहले लिखा है। मैं लाशों की गिनती करने की बजाय ये देखूंगा कि रैली से कितने लोग अपना घर छोड़कर बेघर होने पे मजबूर हुए, अपने ही देश में रेफ्यूजी बने, अपने ही देश में रात के अंधेरे में उनको जिस तरह से उनके दिलों में खौफ पैदा किया गया, आतंक पैदा किया गया। जहां लाउड स्पीकर सर्दियों की रात दिसंबर जनवरी, और उसमें जिस किस्म की कॉल, वो तो डॉक्यूमेंटेड है, मेरे बताने की बात नहीं है। उस दौर की बात है और आज कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा भी उठाया है कि ये उस दौर की बात है, 1990 19 जनवरी की वो भयानक रात जब सेंटर में वीपी सिंह की सरकार थी और उसे सपोर्ट करने वाले बीजेपी थे, यानी कि वाजपेयी और आडवाणी। लेकिन दूसरा पहलू कहता है कि इस बात के लिए आगाह करने वाले वहां के गवर्नर जगमोहन साहब ने 1988 से खतों खत लिखे गए राजीव गांधी को। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या राजीव गांधी जी ने इग्नोर किए ये वार्निंग सिग्नल्स जिसके बारे में गवर्नर साहब जगमोहन साहब की एक चिट्ठी पब्लिक डोमेन में अब आई है? क्या इस वक्त जो कांग्रेस बीजेपी पर उंगली उठा रही है ये सही पहलू है या कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है? सही क्या है, सच्चाई क्या है? देखिए, कौन पार्टी किस पर उंगली उठा रही है उस चर्चा में मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं तो इसको मानवता के दृष्टिकोण से देखूंगा। मैं एक बात जानता हूं, अगर आप ये भी कहिए कि सरकार किसकी थी, केवल राजनीतिक उससे भी देखिए, तो भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये कश्मीर में जो टेररिज्म है वो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था। वो आज भी जो कुछ हो रहा है वो सरहद पार से लोग आके वो वहां ट्रेनिंग लेते हैं और वो आके यहां हिंसा का नाच नाचते हैं। ऐसे मामले में साधारणतया ये होना चाहिए कि हम सब, जहां मानवता का प्रश्न हो वहां पे हमें उसे
बांट के देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो आपने बताया, मैंने पहले ही कहा कि मुझे निहायत अफसोस है अगर इस तरह का ट्विटर आया या वो विड्रॉ बाद में हुआ तो अच्छा ही है कि वो विड्रॉ हुआ, लेकिन हर चीज को सांप्रदायिकता की दृष्टि से देखकर गिनती करना, ये मुझे हरगिज भी स्वीकार्य नहीं है। मैं ये पूछ रही हूं कि अगर नरसिम्हा राव जी ने वाजपेयी जी को कहा कि आप भारत का पक्ष रखें यूनाइटेड नेशंस में, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा 89, 90, 91 के बीच में, जिसमें उन्होंने सोचा होगा कि कुछ गलतियां हुई हैं और इसे राजनीतिक दृष्टि से ना देखना चाहिए। तो मैं आज फिर से आपसे ये सवाल पूछूंगी कि कुछ इस तरह की भी बातें आती हैं कि चाइना गए थे राजीव गांधी साहब उस दौर में, और उन्होंने कहा था कि कश्मीर में जो सरकार थी फारूक अब्दुल्ला साहब की, वो फ्रेंड है और इसलिए शायद दिल्ली ने हस्तक्षेप नहीं किया था कश्मीर में। क्या नरसिम्हा राव यही सही करने की कोशिश कर रहे थे? मैं इसके बारे में, मुझे कोई जाती जानकारी नहीं है, बल्कि मैं इस तरह कहूंगा कि कश्मीर में जो सक्रिय आतंकवाद शुरू हुआ वो हुआ जब एक पिछले देश की आज़ादी के बाद से एक पार्टी वहां पे जीता करती थी, दूसरी पार्टी विपक्ष का रोल अदा करती थी। वहां पे वो दोनों ने साथ मिलके इलेक्शन लड़ा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैंने एक बड़े नेता से सेंट्रल हॉल में बात हुई और मैंने उन्हें अलग ले जाके कहा कि आप क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र में जितना महत्व सरकार का होता है, विपक्ष का महत्व उससे कम नहीं होता। आप लोकतंत्र चलाने के लिए दो पहिए की जरूरत होती है। आप दो पार्टियां हैं, आप दोनों अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो आप जो विपक्ष का जो स्पेस है, जो जगह है, वो किसके लिए छोड़ रहे हैं? तो उनका जवाब मुझे ये था, और ये 89 का इलेक्शन है जिसमें कांग्रेस में जाहिर उस वक्त नेता राजीव जी थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला साहब थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये बात मेरी पूरी तरह समझ में आती है, लेकिन मुझ पर दबाव डाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तुम अगर मेजॉरिटी भी लाओगे तो भी सरकार नहीं चल पाएगी अगर हमारे साथ गठबंधन नहीं करोगे। तो मुझे तो वो ज्यादा अच्छी बात खतरनाक नजर आती थी इस बात से कि चाइना में किसी ने क्या कहा, उससे ज्यादा खतरनाक बात वो लगती थी। और वहीं से ही चूंकि वो स्पेस खाली कर दिया, तो वहां उसके बाद ही सक्रिय आतंकवाद कश्मीर में बढ़ा। तो यानी कि आप भी इनकार नहीं कर सकते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के तार जुड़े हुए थे, इसलिए जो कुछ भी होता था कश्मीर में, या दिल्ली दूसरी तरफ देख लेती थी और दिल्ली में होता था तो कश्मीर दूसरी तरफ देख लेता। ये कहना गलत तो नहीं होगा? आपके लिए ठीक है, मेरे लिए कहना उचित नहीं। आपने बहुत कुछ कह दिया इतना सा ही कह के, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि आज जब ये फिल्म बनकर आई है और जिस तरह से थिएटर से लोग निकल रहे हैं रोते हुए, आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि सच्चाई को दबाना कहां तक सही है, और सच्चाई अगर दर्शाई जा रही है तो मैं पूछना चाहती हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक कौम की तरफ या एक कम्युनिटी की तरफ हेट्रेड बढ़ा रही है। आप मानते हैं कि ये सच्चाई इसलिए दबानी चाहिए ताकि हेट्रेड ना नजर आए किसी की तरफ? अगर आपकी प्रमुख पहचान राष्ट्रीयता नहीं है, भारतीयता नहीं है, और आप अपनी प्रमुख पहचान
जिस कम्युनिटी में आप पैदा हुए हैं उसको बनाते हैं, तो बदकिस्मती से ये होता है कि कुछ लोगों के कुकर्म, कुछ लोगों के गलत काम वो सबके सर मढ़े जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप इससे ज्यादा कोई अपमान कर सकते हैं कश्मीरियों का? क्या आप कहें कि आतंकवादियों के कामों को अगर हम उस कहानी को दिखा रहे हैं जो जुल्म हुआ है, तो इससे किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत बढ़ेगी? कम्युनिटी के खिलाफ क्यों नफरत बढ़ेगी? इससे आतंकवाद से होने वाले नुकसान, उसके प्रति जागृति बढ़ेगी। इससे लोगों के अंदर ये समझ आएगी कि इस खतरे का मुकाबला हम सबको मिलकर करना है, और हमें अब कभी भारत में ऐसी स्थिति नहीं आने देनी जहां किसी को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े। और मैं इस पर सिर्फ बोला नहीं हूं, आप मेरी किताब देखिए, मेरे अगर मुझे सही याद है तो 2 से ज्यादा आर्टिकल हैं जिस पे मैंने यही लिखा है कि कैसे इन लोगों को मजबूर किया गया अपने घरों को छोड़ने के लिए। आरिफ मोहम्मद खान साहब, आपने कहा आप सेंट्रल हॉल में एक लीडर से मिले। ये नया भारत है, इसमें लोग खुल के बोलना चाहते हैं, खुल के सांस लेना चाहते हैं, और 32 साल पुराना इतिहास जो दफन कर दिया गया है उसके बारे में जानना चाहते हैं। आज आप अपने आप को रोकिए मत, क्योंकि ये इतिहास के ऐसे पन्ने हैं जो फाड़ दिए गए हैं। मैंने नहीं रोका, मैंने बात को नाम बता दिए। तो आप फारूक अब्दुल्ला साहब की बात कर रहे हैं। मैंने नाम बता दिए हैं। अब कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैंने बहुत समझाया, अगर आप ये काम करेंगे तो इसके बड़े बड़े लॉन्ग टर्म नुकसानात होंगे।